जिंदगी बारे है, स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है, स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। उत्तराखंड की भारत स्वाभिमान यात्रा को जारी रखते हुए राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी रोज लाखों लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक कर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एकजुट कर रहे हैं। उत्तराखंड के दूर दराज के गांव-गांव में भी लोगों का सैलाब इस अभियान से जुड़ रहा है। जहां स्वामी जी आम आदमी को इस अभियान से जोड़ रहे हैं, उत्तराखंड राज्य की यात्रा को जारी रखते हुए स्वामी जी पहुंचे पिथौरागढ़ जिले के कमाऊं, जहां स्वामी जी का महिलाओं ने तिलक कर जोरदार स्वागत किया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य कर स्वामी जी के प्रति अपने सम्मान को प्रकट किया। मंच पर स्वामी जी को पुष्प व स्मृति चिन्ह देकर लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। यहीं पर छोटे बालक ने स्वामी जी के सम्मान में स्वागत गीत गाया। तदुपरांत राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, अपना भी नाम ऊंचा करेंगे, अपने कुल वंश परिवार का, इस सुबोध का और पिथौरागढ़ का नाम पूरी दुनिया में आप रोशन करेंगे। ऐसे में बहुत और यहाँ के बड़े भी बहुत तेज, तो सलमान जी बनकर के मेरे सिर के ऊपर है, कोई काम में नहीं। और मुझे लगता है इस छोटी सी जगह में आप इतनी बड़ी श्रद्धा से, इतने उत्साह से आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और होली, दिवाली और सारे वार त्योहार आज एक साथ आ गए हैं। ऐसा उत्साह तो योग करेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगा, ठीक है। हमने पूरी दुनिया को न्याय शास्त्र की, पूरी दुनिया को कानून की, पूरी दुनिया को शासन व्यवस्था के बारे में हमने बताया। और मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, भूगोल विद्या, अक्षत्र विद्या, नक्षत्र विद्या, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, ये हमारे पूर्वजों ने सारी दुनिया को सबसे पहले, ठीक है। कैसे भारतवर्ष पर हमें गर्व है। और ऐसा ही एक पुराना गांव है यहाँ कुमोर, क्या नाम है, ये भी बहुत पुराना, पिथौरागढ़ भी बहुत पुराना है, ये हिमालय बहुत पुराना है ना। सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, हमारा ये हिंदुस्तान हमारा, हमारा आगे बोलो तो। भारत माता की, दोनों मुट्ठी बांध के ऐसे मजा नहीं आया। भारत माता की वंदे। इससे पूर्व स्वामी जी ने पिथौरागढ़ के लोगों के साथ राष्ट्र के गंभीर मुद्दों पर बातचीत की और उनके प्रश्नों एवं समस्याओं का समाधान बताया। पिथौरागढ़ में आपके साथ बहुत गंभीर विषयों पर बहुत प्रामाणिक बात करनी है। हम सब अपने आप को भगवान की संतान मानते हैं और हम हैं। हम किसकी संतान हैं? सबको बनाने वाला कौन है? सबको चलाने वाला कौन है? भगवान, परमात्मा। तो भगवान की संतानों का आचरण भगवान जैसा होना चाहिए या शैतान जैसा? अब भगवान की संतान बीड़ी पिए तो अच्छा लगता है कि बुरा? भगवान की संतानें शराब पिए तो अच्छा लगता है कि बुरा? तो हम यदि बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं तो बदनाम कौन होता है? तो हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे भगवान बदनाम हो, लोगों का भगवान पर अविश्वास हो जाए। देखो, हम आस्तिक हैं, हम भगवान को मानते हैं। हम भगवान को, जो लोग भगवान को नहीं मानते ना,
तो वो हमको कहते हैं कि ये सब भारत वाले भगवान को मानते हैं, इनका आचरण देखो। तो हमारे आचरण को देख करके भगवान पर अविश्वास नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को ऋषियों की संतान मानते हैं। किसकी संतान मानते हैं? अपने आप को ऋषियों का पुत्र की संतान मानते हैं, राक्षसों की? जोर से तो बोलो, किसकी? और इस भूमि को देवताओं की भूमि मानते हैं या असुरों की? तो हमारा आचरण ऋषियों जैसा, देवताओं जैसा होना चाहिए या राक्षसों जैसा? अब ऋषि पुत्र सांझ होते होते शिशि पुत्र हो जाए तो शोभा देता है? बोलो, हम सब ऋषि पुत्र हैं। क्या है? बोलो, ऋषियों की संतान है। हम राम को अपना आदर्श मानते हैं, रावण को? कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं या कंस को? तो राम जी दारू पीते थे क्या? कृष्ण जी बीड़ी सिगरेट पीते थे? और हनुमान जी कोका कोला पेप्सी पीते थे? अब हनुमान जी ने भारत से टेक ऑफ किया, उड़ान भरी और कहां जाकर के उतरे? लंका में। तो कोका कोला पिया था? पेप्सी पी थी। और आजकल बच्चे क्या खाते हो? हॉर्लिक्स खाया था, कॉम्प्लोन खाया था, बॉर्नविटा खाया था। इसका मतलब हनुमान जी, अच्छा बताओ, हनुमान जी से ज्यादा कोई बलवान है? फिजिकल बॉडी के, फिजिकल फिटनेस के सबसे बड़े आइकॉन कौन है? हनुमान जी की भुजाएं देखो कितनी मजबूत है ना? हनुमान जैसी भुजाएं किसी की है? और हनुमान जी जैसी जंघाएं और हनुमान जी जैसा सीना, उन जैसा कोई बॉडी बिल्डर है? तो हनुमान जी क्या करते थे? प्राणायाम करते थे। हनुमान जी क्या करते थे? उनको बोलते हैं पवन सुत बल बजरंगा बली की, हनुमान जी महाराज की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम चंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की। तो हमारा जीवन बोलो हनुमान जी जैसा होना चाहिए कि नहीं? हम बोलते क्या? जय हनुमान ज्ञान गुण। हनुमान जी कैसे थे? ज्ञान के और गुणों के। और आजकल वाले बच्चे कार्टून के सागर। बच्चों को कार्टून ज्यादा अच्छा लगता है या पढ़ाई करना? दो स्वर आ रहे हैं। किसी को कार्टून ज्यादा अच्छा लगता है, फिर माँ को रोकना पड़ता है, बेटा पढ़ाई कर ले, है ना? जो कार्टून देखेंगे कार्टून जैसे ही हो जाएंगे। तो हमारे आदर्श हनुमान जी, हमारे आदर्श हैं, हमारे आदर्श हैं भगवान श्री राम। भगवान श्री राम जी सुबह उठ करके किसको प्रणाम करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा, ऐसा बोलते हैं ना? तो आप में से ये छोटे वालों को ही नहीं, बड़े वालों को भी पूछ रहा हूं, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, ईमानदारी से बताना कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को सुबह उठ करके प्रणाम करते हैं? अरे ऊपर वाले आप भी बता दो, ऊपर वाले कितने हैं जो अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं? अरे बड़े वाले भी अच्छे हैं, ये छोटे वाले बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, ये नीचे वाले अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं करते हैं? नीचे वालों में से और ऊपर वालों में से जो बड़े वाले हैं वो करीब 80% अपने माँ बाप को प्रणाम, और जो छोटे वाले हैं वो करीब 70-80% अपने माँ बाप को प्रणाम। तो सुबह उठ करके हमको माता पिता को क्या करना चाहिए? ये हमारी परंपरा है, ये हमारा आदर्श है और ये हमारा कर्तव्य है। अच्छा बताओ, माँ बाप जो बच्चों के लिए करते हैं वो दुनिया में कोई किसी के लिए कर सकता है? माँ बाप खुद अनपढ़ रह सकते हैं, अपने बच्चों को क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। खुद फटे कपड़े पहन लेते हैं लेकिन अपने बच्चों को अच्छे कपड़े, मैंने गांव में देखा और मैंने तो अपने माँ बाप को देखा है और दूसरे भी माँ बापों को देखा है। आजकल तो लोगों के पास बहुत कपड़े हो गए, बहुत जूते चप्पल हो गए। हमने अपने माँ बाप को देखा, जूता फट गया तो उसको जूती पहनते थे पहले चमड़े की, जूती फट गई तो उसको टांके लगवा लेते थे, और
चप्पल फट जाती थी तो उसको लीर से, माने कपड़े का फटा हुआ जो कपड़ा होता है उसको बांध करके और अपनी जूते चप्पल पहन लेते थे। लेकिन हमें माँ बाप सब बच्चों को स्कूल शूज दे रखे हैं ना, एक्शन का स्कूल टाइम, सब ऐड देख देख करके मुझे मम्मा वो एक्शन वाला शूज लेना है, मुझे ये लेना है। माँ बाप हमको अच्छे जूते पहनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, और जितना माँ बाप नहीं पढ़ पाए अपने बच्चों को अपने से ज्यादा पढ़ाते हैं और अपने से ज्यादा ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, ठीक है ना। और माँ बाप चाहे कम खाते हो बच्चों को अच्छा खिलाते भी हैं, चाहे खुद छाछ पीने हो बच्चों को दूध पिलाते हैं, खुद सूखी रोटी खा ले बच्चों को सब्जी खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, दही खिलाते हैं। तो माँ बाप ना होते तो धरती पर हमारा जन्म, और हमारे शरीर में जो खून है ना, जो हड्डियां हैं, ये माँ के दूध से बनी है। सुन लो, जब पैदा हुए तब तुमने क्या रोटी खाई थी कि माँ का दूध पिया था? माँ का दूध पिया। और जब कोई अपने साथ संघर्ष करता है तो क्या बोलते हैं? माँ का दूध पिया हो तो आ जा सामने। तो इसका मतलब माँ का दूध पी के हम बड़े हुए। तो माँ के पेट में थे तब क्या पिया? माँ का। और बड़े होकर के माँ का क्या पिया? तो माँ का खून और माँ का दूध नहीं लजाना, कुछ ऐसे करके दिखाना जिससे कि तुम्हारे माँ बाप का, तुम्हारे कुलवंश का, इस उत्तराखंड का और इस भारत का गौरव बढ़े और दुनिया में तुम बड़ा नाम करो। तो ये काम तो सबको करके दिखाना है, और आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो सुबह उठ करके बच्चों को क्या करना है? माता पिता को प्रणाम करना है। अच्छा, और जो भी बड़े मिले उनसे भी नमस्ते करना। कहीं पर भी अपने घर में कोई बड़े आते हैं उनको भी अच्छे से इज्जत से बात करना। छोटी छोटी बातें और बता रहा हूं बच्चों के लिए। हमेशा सीधे बैठना, देखो ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, हमेशा सीधे बैठो। कभी भी किसी से ऊंची आवाज में बात, बड़ों को उल्टा जवाब। आपको कोई बात भी करनी है, कोई लॉजिकली आपको तर्क भी करना है तो अच्छे से अपनी बात को रखो, नीचे स्वर में, नम्रता के साथ। अच्छा, माँ बाप पर हाथ नहीं उठाना। कुछ तो माँ बाप को ही पिटाई कर देते हैं। माँ बाप के ऊपर हाथ, माँ बाप के ऊपर गुस्सा, ये तो सब बच्चों को ध्यान में रखना है। और पढ़ाई बहुत अच्छे से करना। अच्छा सुनो, अब ये बड़ों के लिए भी बता रहा हूं और छोटों के लिए भी बता रहा हूं। अपना शरीर बनता है खाने से। आदमी का शरीर किससे बढ़ता है? और दिमाग किससे बढ़ता है? और ये जो मसल्स बनते हैं ये किससे बनते हैं? प्रोटीन से। मसल्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से। और खून किससे बनता है? आयरन से। खून किससे बनता है? आयरन मिलता है हरी सब्जियों से। आयरन किससे मिलता है? और प्रोटीन मिलता है दालों से। प्रोटीन किससे मिलता है? और दूध में प्रोटीन और कैल्शियम और सारे विटामिन भरपूर होते हैं, इसलिए दूध पीने से, दूध में कैल्शियम और प्रोटीन दोनों ही चीजें हैं। हड्डी बड़ी होगी तो हाइट बड़ी होगी। हाइट बड़ी होती है तो क्या क्या बड़ा होता है? हाथ, पैर, पीठ, है ना। कमर बड़ी होगी, पैर बड़े होंगे, हाथ बड़े होंगे तो हमारी हाइट। अब हाइट बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? हड्डी बड़ी चाहिए। और हड्डी को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? तो जो दूध पिएंगे उनकी हाइट, और जो कोका कोला पिएंगे, तो जिनको हाइट छोटी रखनी हो क्या पीना? कोका कोला, पेप्सी। और जिनको हाइट बढ़ानी हो क्या पीना? दूध। और जिनको खून बढ़ाना हो क्या खाना? हरी सब्जियां। खून बढ़ाना हो तो क्या खाना? तो देखो ये खाने के बारे में बता। अच्छा, खाना शरीर में कहां से जाता है? मुंह से। और फिर मुंह से कहां गया? और फिर शरीर में कहां जाता है? ये हड्डियों, कैल्शियम तो यहां चाहिए, पैरों में चाहिए। फिर ये कैल्शियम कहां जाता है? यहां, ये या पैरों में, हाथों में कैल्शियम कैसे जाएगा? आंतों से। किससे जाता है? आंतों से। आंत से फिर कहां गया? लीवर में। आंत से कहां गया? और लीवर से फिर कहां जाता है? नाड़ियों में। लीवर से कहां जाता है? तो आप यदि कपालभाति पूरा करोगे तो आपके शरीर को कैल्शियम पूरा मिलेगा, प्रोटीन पूरा मिलेगा, आयरन पूरा मिलेगा। तो आपके शरीर में खून की कमी, आपकी हड्डियां कमजोर और आपकी मांसपेशियां भी कमजोर।
कुछ तो इतने कमजोर हैं, बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है ना। जो योग करेंगे उनको बार बार सर्दी जुकाम बुखार की बीमारी, तो सुबह सुबह खाली पेट कपालभाति करना। क्या करना? जो कपालभाति करेंगे उनकी हाइट, जो कपालभाति करेंगे उनका पेट कभी मोटा, आप देखते हो ना बड़े बड़े लोगों का पेट बड़ा बड़ा हो जाता है। बड़ा पेट अच्छा होता है कि छोटा? और कमर चौड़ी होनी चाहिए कि पतली? सीना उभरा हुआ होना चाहिए कि सिकुड़ा हुआ? सीना कैसा होना चाहिए? उभरा हुआ, कमर कसी हुई, पेट अंदर धसा हुआ। अच्छा शरीर कैसा अच्छा लगता है? उभरा हुआ सीना, हाँ? ऐसे मजबूत, कसा हुआ पेट, सिकुड़ी हुई कमर, फिर उभरी हुई भुजाएं, और पूरा शरीर मजबूत होना चाहिए ना। आजकल क्या हो गया? मोटा मोटा पेट, मोटे मोटे कुल्ले, मोटी मोटी कमर, और छाती अंदर धसी हुई। हाँ, किसी किसी को तो फोटो खींचना तो ऐसे लगता है जैसे एक्सरे करवा दिया। तो शरीर बलवान होना चाहिए कि कमजोर? रोगी होना चाहिए कि निरोगी? बदसूरत होना चाहिए कि सुंदर? तो आप प्राणायाम करेंगे ना तो आपके चेहरे पर ग्लो रहेगा, आपको फेयर एंड लवली नहीं लगाना पड़ेगा। हम लोग सुंदर होने के लिए क्रीम पाउडर लगाते हैं ना, आप लोग नहीं लगाते ना? लगाना भी नहीं। आपको कपालभाति करना है, करके दिखाओ ना। सबको करना है। तो ये बड़े वालों को बदसूरत होना है क्या? सबको भी सुंदर बनना है। जिसको सुंदर बनना है उसको क्या करना? कपालभाति। जिसको स्वस्थ बनना है उसको क्या करना? कपालभाति। जिसको बलवान बनना है उसको क्या करना? ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब करते हैं। करो, कंधे नहीं हिलाना, यूं मुंडी नहीं हिलाना, कुछ होठ हिलाने लग जाते हैं, कुछ अंदर खींचने लग जाते हैं, कुछ पूरे हिलने लग जाते हैं, जैसे कोई देवता देवी आ गई हो। या पहाड़ों में भूतनी भी आ जाती है ना, बोलते इसमें देवी आ गई, इसमें देवता आ गया। एक शरीर में दो आत्माएं, फिर ये देवी देवता कहां से आ जाते हैं? और फिर आने के बाद क्या मांगते हैं? बीड़ी, दारू, मुर्गा। बताओ, कोई देवी देवता मुर्गा खाते थे? दारू पीते थे? तो फिर ये तो देवी देवताओं के नाम से जिन लोगों में आता है ना, वो कुछ नहीं आता, वो सब बदमाशी करते हैं। जिनको मुर्गा खाना हो ना, वो ऐसे आने हिलना शुरू हो जाते हैं। वो मुर्गा मांग रहा है, दारू मांग रहा है, उसमें कोई देवी देवता। तो सुनो, ये तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तुमको किसने सिखाया बच्चों? मैंने सिखाया? कहां से सीखा? टीवी से। आस्था और संस्कार देखते हो? अच्छे बच्चे हैं। चले, तो जो कपालभाति करेंगे वो कभी बुढ़े। अच्छा, बुढ़े आदमी को क्या होता है? उसकी चमड़ी ना ऐसे पिचक जाती है, चमड़ी में वो क्या आ जाता है? रिंकल्स और झुर्रियां चमड़ी में क्या पड़ जाती है? जो कपालभाति करेंगे उनके चेहरे पर कभी झुर्रियां। आपको झुर्री वाली चेहरा चाहिए? आपको चमकता हुआ चेहरा चाहिए? इसके लिए कोई दवाई? इसके लिए क्या है? जोर से तो बोलो। कितनी देर करना बच्चों को? कम से कम। और बड़ों को और बीमारों को 15 मिनट। और बड़ी बीमारी हो ना, ये घुटने का दर्द, ये अस्थमा की बीमारी, कैंसर की बीमारी। अच्छा, एक बात बता देता हूं आपको, बीमारियां बताओ, सब घरों में कोई ना कोई बीमार है ना?
आपकी दादी को, माँ को, किसी को घुटने में, किसी को कमर में दर्द है, किसी को आंख की तकलीफ है, किसी को हार्ट की, किसी को ब्लड प्रेशर की, किसी को शुगर की। अच्छा, ये तो बड़ी बीमारी होगी। बताओ, सबको सुबह सुबह पेट अच्छे से साफ हो जाता है? नहीं होता। कपालभाति करेंगे तो पेट एकदम फर्स्ट क्लास साफ होगा, गैस नहीं बनेगी। और जो कपालभाति नहीं करेंगे ना, तो घर से ऐसे ऊँघते हुए जाएंगे, हर क्लास में जाकर के आइटम बम फोड़ते हैं। किसी किसी बच्चे को तो इतनी गैस बनती है, पूरी क्लास बेहोश हो जाती है। जो कपालभाति करेंगे उनको गैस, हाँ, गैस यहां से बनती है ना, पेट से। ऊपर से निकाल दो, नीचे से निकलेगी तो गंदी निकलेगी। अच्छा, कुछ बच्चों को रात को शूशू हो जाता है, हो जाता है ना। छोटा बच्चा सुसु करे तो बात ठीक है, छोटा बच्चा सुसु करे तो ठीक है। कुछ तो बच्चे 10-15 साल वाले भी रात को सोते से बोते हैं, उनको ऐसा लगता है बाथरूम में पहुंच गए, वहीं काम कर देते। फिर जब सब कुछ चारों तरफ समुद्र तैयार हो जाता है और तैरने लगते हैं, बोलते एक गड़बड़ हो गई। जो कपालभाति करेंगे उनको रात को शूशू, हाँ। अच्छा सुनो, अब बीमारी क्या होती है समझाते हैं, चलो आपको। देखो, जिसका शरीर कमजोर होता है उसको हो जाती है बीमारी। जिसका शरीर कमजोर होता है उसको हो जाती है, फेफड़ा कमजोर होगा तो क्या हो जाएगा? दमा, ठीक है। और पेट कमजोर हो जाएगा तो पूरा शरीर ही कमजोर हो जाएगा। आंखें कमजोर हो जाएंगी तो चश्मा चढ़ जाएगा। पेनक्रियाज कमजोर हो जाएगा तो शुगर, और किडनी कमजोर हो जाएगी तो किडनी में कैल्शियम जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं पथरी। जो प्राणायाम करेंगे वो कमजोर, तो उनको कोई बीमारी। और ये बुढ़ापा क्यों आता है? बॉडी में डीजनरेशन होता है, हमारे सेल्स वीक हो जाते हैं। ये हमारा शरीर है सेल्स का कंपोजिशन। हमारी बॉडी क्या है? सेल्स का कंपोजिशन, कोशिकाओं का समूह। हमारा शरीर क्या है? कोशिकाओं का, स्किन सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, ब्रेन सेल, हार्ट सेल, लिवर सेल, सब जगह क्या है? सेल्स, सब जगह क्या है? तो प्राणायाम के करने से एक एक सेल अच्छा हो जाता है। प्राणायाम के करने से एक एक सेल, तो ये तो सबके लिए शिक्षा है। सुबह उठ करके 1 से 2 मिनट तो ये करना, इसका नाम है भस्त्रिका। दूसरा है कपालभाति, ये सबको करना है। फिर न बीपी न शुगर। अच्छा, घर में सबसे ज्यादा खर्चा किसका होता है? दवाई और पढ़ाई का। सबसे ज्यादा खर्चा किसका होता है? और इसके अगला खर्चा होता है दारू का, बीड़ी सिगरेट का। तो हमारा पढ़ाई वाला खर्चा तो अभी करना ही पड़ेगा। बाद में हम ऐसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं जहां गरीब और अमीर सब बच्चे एक साथ पढ़ें और किसी को पढ़ाई करने के लिए पैसा ना लगे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था भारत की होनी चाहिए। जैसे अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, कनाडा में है, जापान में है। वहां प्रधानमंत्री का बच्चा और चपरासी का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ता है और किसी को पढ़ाई के लिए पैसा। दूसरा, दारू का पैसा घर में खर्च नहीं होना चाहिए। और योग करेंगे तो दवाई का खर्चा भी, तो तीनों खर्चे बच जाएंगे तो सब हो जाएंगे धनवान। सब क्या बन जाएंगे? हम गरीब बनते हैं ना, उसमें 3 बड़े कारण हैं। एक हमारे रोग, और दूसरा हमारा नशा। फिर ही तो देखो कपालभाति। फिर इसके बाद देखो भाई, ये प्राणायाम ऐसे होता है। श्वास को अंदर भरा, बाहर छोड़ दिया। आप भी करोगे ना? सांस को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, देखो ऐसे। योगा प्राणायाम, क्या नाम है इसका?
ये प्राणायाम 3 बार कर लेना, फिर अग्नि सार देखो ऐसे। और जब इसकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना, तो एक अगली क्रिया है वो बता रहा हूं। नौली, क्या नाम है उसका? वो कैसे होती है? इसको करना है 5 मिनट, कम से कम कितनी देर करना? इससे मन एकदम शांत हो जाएगा। गुस्सा, तनाव, आप नाराज, मन में बुरे विचार, आलस्य, अच्छा काम करने का मन करेगा, बुरा काम करने की इच्छा, झूठ बोलने की इच्छा, फिर तो सभी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अनुलोम विलोम। फिर इसके बाद कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के लिए देखो, एक बार मेरे साथ सब करो तो आपको अभी एकदम मेंटल पीस मिलेगा, मन एकदम शांत हो जाएगा, आपको भीतर से खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। हाँ, पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगली ऐसे आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, देखो ऐसे। अभी मेरे साथ करो, कान बंद करके ऐसे करेंगे, एकदम सबको शांति मिलेगी। फिर से करो। फिर दोनों हाथ घुटनों पर रख लो, आंखें बंद रखो और सब मिलकर के ओम बोलेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे। ओ ऐसे 3 बार 5 बार करके थोड़ी देर सांसों पर मन को टिकाना, शांत होकर के। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, आपस में रगड़ना और दोनों हाथ आंखों पर रख लेना, आंखें खोल लेना। और अब आपसे थोड़ी देर ये प्राणायाम के बारे में बताया, अब कुछ खास बातें बतानी है ना। आज अब चर्चा करते हैं देश के बारे में। आज आजाद सीखने का दिन है ना। आस्था जीवन का आधार। पतंजलि आयुर्वेद आपके लिए लाया है सबसे सस्ते व सबसे अच्छे स्वदेशी उत्पाद शक्तिदायक। अक्टूबर, एटा उत्तर प्रदेश, प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर, GIC मैदान एटा। 22 अक्टूबर, दोपहर 12 बजे ग्रामीण जनसभा एवं योग शिविर, श्री प्रेमचंद शिवधारा इंटर कॉलेज, धूमरी, अलीगंज, एटा। 23 व 24 अक्टूबर, नोएडा उत्तर प्रदेश, प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर, रामलीला मैदान, सेक्टर 33, नोएडा। 24 अक्टूबर, प्रातः 11 बजे ग्रामीण जनसभा एवं योग शिविर, जनता इंटर कॉलेज, खुर्जा रोड, जेवर, नोएडा। 31 अक्टूबर व 1 नवंबर, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, प्रातः 5 से 7:30 बजे योग शिविर, सनातन धर्म महाविद्यालय खेल मैदान, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर। अब कुछ बातें बता रहे हैं, जरा गौर से सुनना। ये तो अभी आपको थोड़ा प्राणायाम मेडिटेशन के बारे में बताया।
अच्छा, मैं अगली बात पूछता हूं आपसे, हमारे अपने जीवन कैसे होने चाहिए ये तो प्राणायाम से आपको बता दिया। अब अगली बात बता रहा हूं, जरा गौर से सुनना। हमारा देश गरीब होना चाहिए कि अमीर? चीजें सस्ती होनी चाहिए कि महंगी? सबके लिए पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए कि अलग अलग? हमारे यहां पर पढ़ाई अपनी भाषा में होनी चाहिए कि विदेशी भाषा में? अपना देश गरीब होना चाहिए कि अमीर? अच्छा, अभी हमारे देश गरीब है कि अमीर? अमीर कहां है बताओ? अपना देश तो अमीर है लेकिन देशवासी? अच्छा, अपना देश का क्षेत्रफल कितना है पता है आपको? उत्तराखंड तो एक प्रांत है अपने भारत में। ऐसे कितने स्टेट्स हैं अपने? कितने हैं? अभी आप लोगों का जैसे बड़े होगे ना तब आपको पता लगेगा। अभी केंद्र शासित और 7 केंद्र शासित और 28, तो कितने हो गए? 35 स्टेट हो गए। कितने हो गए? और हमारा देश कितना वर्ग किलोमीटर लंबा है? करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 33 लाख वर्ग किलोमीटर। इसको पूरा बोले तो 32 लाख, बोलो, 87,263। इसको राउंड फिगर में बोल दिया हमने, लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? और अपने देश के अंदर 89 प्रकार की भू संपदाएं हैं। कितनी भू संपदाएं किसको बोलते हैं? गैस, डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, हीरा, ऐसी बेशकीमती धातुएं जमीन के अंदर दबी पड़ी हैं, उनको बोलते हैं भू संपदा। उसको क्या बोलते हैं? ये कितने पैसे की है? करीब 20,000 लाख करोड़। कितना? तो क्या अपना देश गरीब हुआ? इसका मतलब देश तो गरीब नहीं है लेकिन देशवासी गरीब। पेट्रोल महंगा नहीं है, हमको महंगे में दिया जाता है। गैस महंगी नहीं है, हमको महंगे में। अच्छा देखो, ये मैं एक चार्ट लेकर के आया हूं, आपको समझा रहा हूं। ये पेट्रोल का कीमत है। पेट्रोल की जो एक्चुअल जो कॉस्ट होती है वो करीब होती है 30 रुपए। पेट्रोल की एक्चुअल कॉस्ट कितनी होती है? करीब 5 रुपए उसके ऊपर करीब खर्चा आता है। कितना हो गया? और हमको कितने में मिलता है? 70 में। पेट्रोल कितने में मिलता है? अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में पेट्रोल मिलता है 38 रुपए में। कितने में? फिर हमको महंगे में क्यों मिलता है? अच्छा, काला धन ले आएंगे तो अपने को क्या हो जाएगा? कितना है ये काला धन? ये आगे अगला विषय होगा। अब अभी अपने देश में से कितना पैसा लूट लिया ये गलत काम करके? 400 लाख करोड़। कितना लूट लिया? 400 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान में आ जाएगा तो भारत दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा। अभी सबसे अमीर देश बना हुआ है अमेरिका। अब सबसे अमीर देश कौन बना हुआ है? और उसके बाद में चीन का, उसके बाद है नंबर जापान का, उसके बाद किसका नंबर है? और उसके बाद भारत का। और यदि ये 400 लाख करोड़ रुपए वापस आ जाए तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन होगा? और ये 400 लाख करोड़ रुपए जिसको काला धन कहते, काला धन का मतलब क्या होता है? बिना मेहनत किए देश के साथ धोखा करके, देश के साथ गद्दारी करके जो पैसा लूट लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? काला धन। तो ये काला धन भारत को मिलना चाहिए कि नहीं? अच्छा, ये पैसा किसने लूटा है? जोर से तो बोलो। नेताओं ने। तुम्हें कैसे पता? टीवी में देखा, न्यूज में सुनते हो और अखबारों में। लेकिन सब नेता भी खराब, कुछ अच्छे भी हैं। इसका मतलब ये पैसा यदि 400 लाख करोड़ रुपए मिल जाए तो अपने जिले का क्या नाम है? बोलो। पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ को कितना पैसा मिलेगा यदि 400 लाख करोड़ रुपए मिल जाए तो? कम से कम
50,000 करोड़। कितना? ये 50,000 करोड़ कितना पैसा होता है पता है? ये बड़े वालों का भी दिमाग काम नहीं कर रहा होगा इसमें तो। 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ के नोट यदि 1,000 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, कितना? 50,000 करोड़ के नोट यहां लगा दिए जाएं और 100 के नोट हो तो हिमालय जैसी ऊंचाई इतने नोट होंगे। तो बोलो ये पैसा आ जाएगा तो कोई गरीब रहेगा? कोई बेरोजगार रहेगा? कोई भूखा सोएगा? कोई अनपढ़ रहेगा? तो ये पैसा आना चाहिए कि नहीं? तो कौन लेके आएगा? आप लोग लेके आओगे? आपको तो पता ही नहीं कहां रखा है। स्विट्जरलैंड में रखा है। क्या बात है। ये ऐसे स्विस बैंकों सहित दुनिया के बड़े बड़े देशों में रखा है। ये अमेरिका में भी रखा है। जो दूसरे देश है वहां छिपा के रखा हुआ है। ठीक है, तो चलो अब आपसे एक दो बातें कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। हम सब का ये कर्तव्य है कि हम देश के लिए कुछ करें। ठीक है, तो आप लोग देश के लिए क्या करना चाहते हो? पहले तो आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, और आप तो अभी वोट तो देते नहीं हो। आप वोट देते हो? वोट देने का राइट कब मिलता है? 18 साल में। तो उससे पहले आपको क्या करना है? पढ़ाई करनी है। और वोट करना होगा तब क्या करेंगे? वोट देंगे। किसको देंगे? अच्छे लोगों को। आपके माँ बाप तो वोट करते हैं ना, तो अब उनसे बोलना वोट किसको करना? जो काला धन देश को दिलाएं और जो भ्रष्टाचार मिटाएं और सबको समान अधिकार, उनको ही वोट करके जिताएं। ठीक है, चलिए ये तो बात आपके सामने रखी काले धन और भ्रष्टाचार की। अब आपके सामने एक बात मैं रख रहा हूं, एक महापुरुष की। उनका नाम था अरविंद। क्या नाम था? योगी अरविंद। उन्होंने अपने जीवन में एक संदेश दिया कि सबका जीवन दिव्य जीवन होना चाहिए। सबका जीवन कैसा होना चाहिए? जरा मेरी बात को सुना। आप आंखों से देख रहे हो? बोलो तो, देख रहे हो ना मुझे? मेरी बात को सुन रहे हो? आप जिंदा हो कि मुर्दा? जिंदा है ना साहब? देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं। ये देखने की, सुनने की, सोचने की और जीने की ताकत कौन दे रहा है? बोलो। जब वो ताकत खींच लेता है तब आदमी क्या हो जाता है? मर जाता है। इसका मतलब जीवन देने वाला कौन है? ज्ञान देने वाला कौन है? देखने की, सुनने की शक्ति देने वाला कौन है? बोल किसकी शक्ति से रहे? उस भगवान को हमेशा याद रखना। यह है अध्यात्म, यह है धर्म, यह है योग, और यही है दिव्य जीवन, है ना? तो हम जीवन जी रहे हैं लेकिन जीवन कोई और दे रहा है, उसके प्रति श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, ये आध्यात्मिकता की बात मैंने आपसे कही। अब आपसे प्रश्न पूछने की बारी है। आप में से कितने बच्चे प्रश्न पूछना चाहते हैं? कुछ बच्चे पीछे हाथ उठा रहे हैं, बाएं तरफ भी पूछना चाहते हैं, और कुछ बड़े भी ऊपर सुनने के लिए बैठे हुए हैं कि आज ये बच्चे क्या पूछना चाहते हैं। तो अब हम कभी दाईं ओर से कभी बाईं ओर से प्रश्न पूछेंगे। आपको जो भी प्रश्न पूछना हो उसी प्रश्न का हम उत्तर देंगे। हेलो बाबा जी। जी भैया। मैं संतोष भट्ट। मैं यहाँ पे अपने 7-8 दोस्तों के साथ यहाँ पर आया हूँ। सबसे पहले हम सभी की ओर से आपके चरणों में वंदन, आप स्वीकार कीजिएगा। हम निश्चित रूप से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आप पिथौरागढ़ शहर में आए हैं। बाबा जी मेरा एक प्रश्न था आपसे। मेरा प्रश्न ये है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, आप स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। आप दोनों की यात्राओं में क्या अंतर है और आप इसे किस तरह से लेते हैं? और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपका इस भारत स्वाभिमान यात्रा का एजेंडा क्या है, आपकी भावी योजनाएं क्या हैं? थैंक यू। देखिए,
राजनीतिक लोगों के बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, इतनी बात कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाए हमें सबका स्वागत करना चाहिए। कोई आवाज़ तो उठाए ना, जब लोगों से प्रॉमिस करेंगे तो उनको काम भी करना पड़ेगा। एक बात तो हमारी शुभकामनाएं। दूसरा प्रश्न, भारत स्वाभिमान यात्रा के दो मकसद हैं। एक, इस भारत को ऋषियों का देश बनाना। हम सब ऋषि पुत्र हैं, हम सब आर्य पुत्र हैं, हम सब भारत माता की संतान हैं, हम सब ईश्वर पुत्र हैं, और हमारे आचरण को देख करके नहीं लगता हम उसके लायक हैं। तो इस देश में ये चारित्रिक, वैचारिक, आचरणगत दरिद्रता दूर हो, इसलिए योग के कार्यक्रम हम सुबह से चलाना शुरू कर देते हैं। और दूसरा मकसद है आर्थिक दरिद्रता दूर करने के लिए पूरे देश को संगठित करना और जागृत करना। और जिस दिन ये दो काम हो गए उस दिन तो फिर हिंदुस्तान में किसी चीज की कमी रहेगी ही नहीं। तो आध्यात्मिक चारित्रिक दरिद्रता और ये आर्थिक भौतिक दरिद्रता दोनों दूर होंगी, तब निश्चित रूप से हमारी आंखों के सामने एक बहुत सुंदर भारत बन पाएगा और हम अपने आप को भारतीय कहने में गौरवान्वित महसूस कर पाएंगे। बाबा जी, आर्थिक अखंडता आप किस तरह से लाना चाहते हैं? आर्थिक मजबूती किस तरह से देश में आएगी? देखिए, आर्थिक विषमता इस देश में बहुत बड़ा विषय है। 1% लोगों ने देश के 99% शक्ति संपत्ति को नियंत्रित कर लिया है, और यह काम केवल भारत में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। अमेरिका में भी इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, हम 99, और वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए, इसलिए मैंने कहा था, काला धन एक मुद्दा हमारा, भ्रष्टाचार दूसरा मुद्दा, और तीसरा आर्थिक नीतियों में सुधार और व्यवस्था परिवर्तन। इससे ये आर्थिक विषमता दूर होगी। नहीं तो बेचारे जो दलित हैं, वाल्मीकि हैं, वनवासी हैं, आदिवासी हैं, छोटी जाति के हैं, देखो यह हमें मानना पड़ेगा कि माना कि बड़ी जातियों में भी गरीबी है, लेकिन उसका जो औसत है वो कम है। लेकिन इस देश में जो बड़ी जातियों में भी जो लोग अर्थहीन हैं, जो भूमिहीन हैं, जो लोग गरीब हैं, दरिद्र हैं, उनका भी हमें उद्धार करना पड़ेगा। और जो लोग दबे कुचले अलग अलग समाजों के लोग हैं, उन सब में भी ये आर्थिक और सामाजिक अन्याय हो रहा है, वो तभी ठीक होगा। और उसका हमने एक पूरा रोड मैप बनाया है, और वो आर्थिक आजादी के नाम से हम सबको उपलब्ध भी कराते हैं। तो ये तब जाकर के पूरा हिंदुस्तान बदलेगा। जी बेटा। बाबा जी नमस्कार, मेरा नाम गोविंद राज आर्या है। एक्चुअली मेरा जो है 90% 2-3-4 सालों से यहाँ रह रहा हूँ। तो एक चीज़ मुझे इतनी बुरी लग रही है कि मैं अभी बताने वाला हूँ। मुझे इस बात की खुशी है और हमारा सौभाग्य भी है कि आप हमारे पिथौरागढ़ जिले में आए। जो बात बहुत खराब लगी वो क्या लगी? यस सर। देखिए, यहाँ पर जो छुआछूत है, भेदभाव है, अनटचेबिलिटी है। जैसे ये तो मेन सिटी है, पिथौरागढ़ है, यहाँ पर इतना नहीं है, लेकिन अल्टीरियर एरिया में मैंने अपना जो है काफ़ी समय बिताया है। तो जो चीज़ मैं देखता हूँ, इस वजह से ये हो रहा है कि मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, क्योंकि ये सब इतना गंदा लगता है कि अभी तक ना मैं अपनी शादी कर पाया हूँ, ना मैं गाँव में रह पा रहा हूँ, और ना ही मैं अपने जो है और अलग दोस्तों के साथ रह पा रहा हूँ जो अदर कास्ट के हैं। आप एक सिंबल है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप कुछ 2-4 शब्द कहें, या फिर मेरी लाइफ तो मैं समझ रहा हूँ कि आप डिस्ट्रॉय कंप्लीट। तो पहले तो इधर आओ आप बेटा। हाँ? ये पहले तो इस कुंठा से बाहर निकलो और आओ। हाँ? ऐसा मत मानो कि सभी लोग एक विचार के हैं। माना अभी भी समाज में ये छुआछूत, जाति और ये सब बहुत है। मैंने देखा है, अपने घर में भी देखा, अपने गांव में भी देखा है, और यहाँ भी उत्तराखंड में भी है। आप भी मानते हो? जो बेटे ने बात कही है बड़ी बात है। देखो, पूरे उत्तराखंड में जो भी लोग गांवों से हैं और जो मुझे सुनते हैं, पूरा हिंदुस्तान ही सुनता है, हमको जाति के नाम पर छुआछूत नहीं मानना चाहिए। हमारी एक ही जाति है, मनुष्य जाति। हमारी जाति क्या है बोलो? अरे जोर से तो बोलो। मनुष्य जाति, मनुष्य जाति है। फिर ये जातियों के नाम पर, ये छोटी जाति का, ये बड़ी जाति का है, और इसके नाम पर हम एक दूसरे से भेदभाव करते हैं। ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, है? तो आपस में जो बच्चे स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, वो कभी भी किसी को, एक दूसरे को छुआछूत मत मानना। आप लोग बिजनेस में हैं, कहीं पर भी हैं, जहां तक हो सके वहां तक आप इस चीज को मिटाने की कोशिश करो और लोगों को समझाने की कोशिश करो। मैं खुद इस बात को प्रामाणिकता से इसलिए कह रहा हूं, ऐसे तो मैं 15 साल पहले ही अनाज छोड़ दिया था, लेकिन मैं सब्जी भी खाता,
दूध पीता तो एक राजस्थान का हरिजन परिवार का, जिसको दलित कहते हैं, दलित परिवार का मैंने एक लड़का रखा हुआ था, वही मुझे दूध देता था, वही मुझे मेरा जो भी मैं प्रसाद लेता हूं प्रसाद देता था। एक कुछ लोग अपने आप को बहुत बड़ी जाति का मान करके बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और दूसरों को अछूत मानते हैं। वो मेरे पास आए, बोले बाबा जी हम तो ब्राह्मण का हाथ का ही खाते हैं। मैं उनको, हमारे यहाँ मोहर सिंह है, मैंने उनके हाथ का खिला दिया। मैंने कहा कैसा लगा? बोले बाबा जी आपके यहाँ करके तो हम एकदम धन्य हो गए। मैंने जब खा लिए मैंने कहा तुम्हें मैंने हरिजन के हाथ से खिलवाया। बोले बाबा जी ये तो पाप हो गया। मैंने कहा पाप नहीं हो गया, अभी तक जो तुमने पाप किया है वो साफ हो गया। क्यों ऐसी भावना हम रखते हैं? ऐसी भावना हमको कभी नहीं रखनी, है ना। और बेटा आप भी ऐसा कभी मत सोचो। सभी जातियों के अंदर अभी लोग इससे दूर हट रहे हैं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूं, हम इस बात को, कोई बात नहीं बेटा, मैं बोल रहा हूं, इसके मन में पीड़ा बहुत है। बहुत अच्छी बात है आपका। तो मैं लाड प्यार कर रहा हूं तो दूसरों को क्यों देखता है? बात सुनिए, मुझे एडवर्टीजमेंट करने का मौका दीजिए आप। ऐसा है? मुझे अपने साथ शामिल करिए, मैं अपनी लाइव इस चीज के पीछे चलो ऐसा करता हूँ, तुम पतंजलि योगपीठ में आ जाओ, मैं तुम्हें नौकरी भी देता हूँ। और बता, मैं ये और जब वहाँ नौकरी करेगा तो शादी भी अच्छी हो जाएगी। अभी शादी नहीं, it's okay। वो just अभी तो अभी बैठ जा, फिर बाद में तेरे से अकेले में बात कर लूंगा। इधर आ जा अभी, और दूसरे भी तो है ना बेटा। थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट है मेरे को पब्लिक को। अभी आई नो दैट आई एम ऑन टीवी स्क्रीन। अच्छा मैं टीवी स्क्रीन पे हूँ, मैं अभी आजा अभी आजा हनुमान जी इधर आ, इधर इधर आ। जूते उतार के आएगा भी, समझदार है, पी करके भी होश तो है, हैं? ये पीने वाले भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं। बोले बाबा मना तो करता है लेकिन बात तो ठीक ही कहता है, हाँ ऐसे बोलते हैं, है ना। इनकी खबर लेनी जरूरी है। एक आदमी रोज यदि 25-50 रुपए की भी दारू पीता है तो उसका 10-20-50 साल में लाखों नहीं करोड़ों रुपए का वो नुकसान कर देता है। इधर आ, यहाँ बैठ। क्या नाम है? हनुमान नाम है। दारू कब से पीने लग गए हैं? बोले बाबा छुड़ा दो, जकड़ा हुआ है। तो देख काम क्या करता है, खड़ा हो, खड़ा हो। गिरेगा तो नहीं ना? नहीं गिरूंगा। कब से पी रहा है? कब से पी रहा है दारू? दिल्ली में पी। दिल्ली में शुरू की थी, कितने साल हो गए? करीब 45। 45 साल से पी रहा है। बच्चे कितने हैं? 1 लड़का 1 लड़की। 1 लड़का 1 लड़की। आधी अंग्रेजी बोलता है। काम क्या करता है? प्लम्बर फिटर। प्लम्बर और फिटर है। अच्छा ये बता, रोज कितने रुपए की दारू पी जाता है? कुछ नहीं, 10 रुपए की। 10 रुपए की थैली? 10 रुपए में काम चल जाता है? अच्छा बता, 10 रुपए रोज का पिया तो भी महीने में कितना का हो गया? मैं आपको देख के खुश हूँ। मेरे को देख के खुश है, लेकिन आज तेरे को दारू छोड़ के जानी पड़ेगी। बोल छोड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल छोड़ूंगा। नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा तेरे को। बोल दारू प्रिय है कि बाबा जी? दारू अच्छी है कि बाबा? नहीं पीऊंगा। बोल दारू अच्छी है कि बाबा? हमारे अंदर रामदेव अच्छे हैं। रामदेव अच्छे। ये तो लेकिन प्यार तो करता है, देखो ये भी। हाँ ठीक है, तो आज तू संकल्प लेके जाके आज के बाद अब दारू नहीं पीऊंगा। जोर से बोल। नहीं पीऊंगा दारू। नहीं पिएगा ना? ये मैगी तो बोल दे दारू नहीं पीऊंगा। इसके मुंह से भी गंध आ रही है अभी। बोल आज के बाद बिल्कुल नहीं पिएगा ना? नहीं पीऊंगा। ठीक है, अब जा लाओ इसको। बोलो रामदेव बाबा की जय। रामदेव बाबा की जय। तो बोल रहा है दारू नहीं पीना बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं। हाँ। ये तो बच्चों को खिलाना, ठीक है, और ये बिस्किट खुद खा लेना। चलो भाई, एक भाई पूछ रहा है बाबा जनसंख्या बढ़ रही है, इसका क्या होगा? 50 करोड़ थी, 50 करोड़ के करीब थी जी,
तो अभी जो है 50-60 सालों में ये 121 करोड़ पहुंच गई है। और तो थोड़े ये देश दिनों में के ये सामने 200 करोड़ हो जाएगी। हाँ, तो ये देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है ये। अब इसके लिए बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, गुंडागर्दी बढ़ेगी, चोरी बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी, सामाजिक बलात्कार संघर्ष बढ़ेंगे, बढ़ेगा। अपराध बढ़ेंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम डॉक्टर PS दामी है सर। डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान में सब लोगों को सोचना चाहिए ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करें। बच्चे उतने ही पैदा करो जिनको हम ठीक से पढ़ा सके, बीमार होने पर दवाई कर सके, पढ़ाई उनकी ठीक करा सके, अच्छा खाना दे सकें और बाद में उनको एक अच्छा नागरिक बना सके। तो ये गरीबी और अशिक्षा, ये दो बड़े कारण हैं ज्यादा बच्चे पैदा होने के। जरा सुनना इस बात को गौर से, गरीबी, अशिक्षा। गरीबी में क्या होता है, आदमी सोचता है एक ही बच्चा है, बुखार हो जाएगा, 10 तो हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो एक आधा फालतू पैदा करके रखता है। मैंने पूछा लोगों से, गरीबों में जाकर के, झोपड़ियों में जाकर के, वनवासियों में जाके, बोले, मैंने पूछा ये असम में, मैंने पूछा त्रिपुरा में, और भी बहुत सी जगह। मैंने कहा भाई ज्यादा बच्चे क्यों पैदा करते हो? बोले बाबूजी बुखार हो जाता है तो बच्चे मर जाते हैं असुरक्षा में। मैंने अपनी माँ से कहते हुए देखा, बोले बच्चे तो 2-3 तो होने ही चाहिए, एक बुखार में, बीमारी में, हारी में मर जाए तो ये भी एक तरह से गरीबी के कारण से हम बच्चों का इलाज ठीक से नहीं करा पाते, और अशिक्षा। तो ये दो दूर होंगी। और उसके बाद में सरकार की नीतियां भी, जैसे चीन के अंदर है तो नीतियां भी, अभी हमारे यहाँ तमिलनाडु में या केरल में वहां की गवर्नमेंट ने नीति लागू की है। मुझे लगता है दोनों ही स्तरों पर सुधार होगा तो ये समस्या का समाधान होगा। नहीं तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जमीन हम बढ़ा नहीं सकते, नौकरियां बढ़ा नहीं सकते, जितने अनुपात में बच्चे पैदा हो रहे इतने स्कूल कॉलेज हमारे पास है नहीं। ये बहुत बड़ी समस्या है। और जो पैदा हो चुके हैं उनको अपनी ताकत बनाने भी समस्या, नहीं तो वो नक्सलवादी बनेंगे। जी बेटा, आपके चरणों में सत सत नमन। मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने हो। और क्या कहते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आदमी जिम्मेदारी लेता है और उस जिम्मेदारी को पूरा उसका करना उसका धर्म होता है। आपने इस राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए इतना बड़ा त्याग किया है और आप इस कार्य को अंजाम देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आप इस देश में जन्म लिए हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इतने बड़े देश का नेतृत्व कर रहे हैं ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, मैं इनसे कहना चाहूँगा अगर ये कुछ नहीं कर सकते इस देश के लिए तो इनको अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। और क्या कहते हैं, इतने देशभक्तों ने इस भारत के लिए अपनी जान दी है और ये उन शहीदों का अपमान है अगर इस देश को ये आगे नहीं ले जा पा रहे तो। इनकी बात हम जरूर प्रधानमंत्री तक पहुंचा देंगे। बच्चों को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों के अंदर एक हौसला तो पैदा हुआ है कि आखिर अब देश के बारे में हमें सोचना पड़ेगा सबको मिलकर के। हाँ, मेरा नाम उमेश बाफिला, विवेकानंद विद्या मंदिर से हूँ मैं। जी बेटा। मेरा एक प्रश्न था, जैसे कि कोई विदेशी अगर भारत में आता है, जैसे पाकिस्तान से कलाकार आए थे, एक शो हुआ था बिग बॉस, और उसके बाद भी 15 विदेशी पाकिस्तानी भारत में आए और यहाँ बस गए। 5 साल की नागरिकता के बाद भी वो यहीं है, जबकि विदेशों में इंग्लैंड और अमेरिका में ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय अगर वहां जाता है तो 5 साल की जॉब के बाद उसे नागरिकता नहीं मिलेगी, जबकि वो वापस आ जाएगा। अब भारत में ऐसे ही करके विदेशी कंपनियां आ रही हैं, वो आ रही हैं, जिससे भारत के जो आम नागरिक है उसको कोई जॉब नहीं मिल पा रही है। तो एक इसमें मतलब जो ये बड़ा प्रश्न है बेटे का। इसमें जो देखो, अपने देश में लोगों को जॉब नहीं है, विदेशों में मैं खुद जाता हूं तो हमसे भी वहां पर जब हम योग सिखाने भी जाते हैं तो वहां योग वाली संस्थाओं से एनओसी लेनी पड़ती है हमको कि हम वहां योग सिखाने जा रहे हैं, उनको नुकसान तो नहीं होगा कोई। ऐसे ही करके बड़े कठोर नियम है। और हमारे यहाँ पाकिस्तानियों की तो बात छोड़ो, बांग्लादेश के 3 से 4 करोड़ लोग अनधिकृत घुसे हुए अपने देश में। कितने बोलो तो? 3 से 4 करोड़। और आदमी रहेगा तो उसको रोटी की खाने के लिए रोटी भी चाहिए, उसको स्कूल भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। एक देश में 3-4 आदमी भी गलत तरीके से घुस जाएं तो देश को तबाह कर सकते हैं। तो हमारे देश में ये बहुत बड़ा प्रश्न है। बस वही बात आती है कि देश की सत्ता के शिखर पर बैठे लोग, उनको देश लूटे बर्बाद हो, बस उनके गुलछर्रे उड़ते रहे। बात अफसोस होता है, चारों तरफ से देश में संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सोचना तो पड़ेगा, जागे हैं, समाधान होगा। एक बेटा छोटा सा कुछ कहना चाहता है। बाबा जी, मैं विवेकानंद विद्या मंदिर से हिमांशु मेहता। मेरे विद्यालय
की और मेरे ओर से आपके चरणों में सत सत नमन। खुश रहो बेटा। मेरा प्रश्न है कि कोई भी विद्यार्थी 80 से 85% तक लाता है तो उसको तो नौकरी मिल जाती है, लेकिन जिसके 60% हैं वो क्या करेगा? इसके लिए चीन ने बहुत अच्छा काम किया है। वहां पर जॉब सिखाते हैं। देखो, सब लोग ऑफिसर बनना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। सब लोग डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, तो हमें अपने देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ करनी पड़ेगी और हमें काम करने वाले लोग भी तैयार करने पड़ेंगे। विदेशों में काम करना सिखाया जाता है, हमारे यहाँ पर खेती करना, हमारे यहाँ पर मेहनत करना, हाथों से काम करना, इसको हमने घटिया काम मान लिया है। ऐसा नहीं है। तो हमें ये जो IIT है और इस तरह के इंस्टीट्यूट खोलने पड़ेंगे कि जो बच्चे ज्यादा मार्क्स नहीं ला पाते उनको हम एक अच्छा कारीगर बनाएं, उनको हम एक अच्छा वर्कर बनाएं और उसकी जो पे स्केल है वो भी एक अच्छे लेवल का लेकर के आए। तो ये एक बड़ा काम करना पड़ेगा, तो जाकर के हिंदुस्तान एक बड़ी तरक्की पर जाएगा। आपकी जिज्ञासा और आपका उत्साह, उसके लिए आप सबको साधुवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की। आस्था जीवन का आधार। हिमालय की दिव्य जड़ी बूटियों से निर्मित विश्व का सर्वश्रेष्ठ पतंजलि च्यवनप्राश और बादाम